अपने YouTube चैनल पर मैं शारदा थानवी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी पाजेब। तो पाजेब कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको जैनेंद्र कुमार के परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। देखिए, लेखक परिचय। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। पिता का नाम इनके था प्यारेलाल और माता का नाम था श्रीमती रामदेवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय गए, परंतु 1921 में जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका इनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर के आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। जैनेंद्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के द्वारा हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया। इनकी लगभग 200 कहानियां हैं जो जैनेंद्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। जैनेंद्र ने अपनी कहानियों में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया, जिससे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और जीवन शैली प्रदान की। इन पर गांधीवादी दर्शन का पर्याप्त प्रभाव भी पड़ा। जैनेंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सारे इनके उपन्यास। फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, ये सारी हैं इनके कहानी संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार विल्लरी, प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य, ये हैं इनके निबंध संग्रह। ये और वे संस्मरण, मंदालिनी, पाप और प्रकाश नाटक हैं। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और भारत भारती सम्मान मिला है इनको, और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। जो हमारे पास में कहानी है पाजेब, वो वास्तव में बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। हम प्रारंभ कर रहे हैं कहानी को पढ़ना। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है। निज मतलब स्वयं का, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी? मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसी रुक्मिन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहां चमकती फिरी। रुक्मिन के पास गई और कहा, देख रुक्मिन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगढ़ लगती थी कि बहुत ही अच्छी, और बच्ची की खुशी का ठिकाना ना था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगी कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन पर तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती भी हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा, हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था।
वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो ना जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी कि खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य कहा कि क्या मतलब। बोली कि देखो, यहाँ मेज बेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है, पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं देख लो, मिल जाएगी। पाजेब मतलब खो गई थी, और बच्ची की पाजेब उसने, माँ ने दोनों पाजेबों को संभाल कर रखा था, लेकिन एक पाजेब वहां से मिल नहीं रही थी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई। जवाब में वह मुझी से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी। बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आएगी, भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक यहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी, तो तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहां क्यों देख रही हो, जहां रखी थी वहां से ले लो, यहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहां मौजूद था। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा कि तो फिर। श्रीमती जोर से बोली, तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो, उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा, क्या कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झल्लाकर बोली, हो चुका बस कुछ तुमसे, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है। डांटना फटकार, नौकर ऐसे सिर पर न चढ़ेगा तो क्या होगा। मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है। बोली कि कह तो रही हूँ, किसी ने उसे बक्स में से निकाला ही है, और 16 में से 15 आने यह बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा, तुम नौकरों को जानते नहीं हो, वे बड़े छठे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरजते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा, यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग, हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया, उसका मुंह सूजा हुआ था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं। उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया, कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आशु से तुमने पूछताछ लिया,
क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैंने कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक छाया ताड़ना चाहता था, मतलब पता करना चाहता था कि उसके चेहरे पर कैसे मनोभाव आ रहे हैं। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा, दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिलाया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल लिया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयां लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि हाँ, बच्चे ने चोरी की थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर भी वह यही कहता रहा, पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहां से? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहां से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि हम इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? अब आशु के पिता को उसकी जिद बुरी मालूम होती है। लगता है कि बच्चा बार बार समझाने पर, प्यार से समझाने पर भी मान नहीं रहा है, तो वो उसको डांटते हुए कहता है, मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसके कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ नहीं समझ सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहां से देगा? मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी वे दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ, तुम कहो तो। छुन्नू की माँ ने कहा, उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आगे आया और हट फटकार करके बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, या कुलक्षणी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैली चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन उड़ने लगी, मतलब हवा बहने लगी कि हाय, छुन्नू ने तो पायल चुरा ली। इस तरीके से हवा उड़ने लगी, मतलब कानाफूसी होने लगी। और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजी क्यों कर डाली? ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल करके लाते क्यों नहीं? तब जानू
अब जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर के बाद चुन्नू की माँ भी हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर के कहा कि चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता रहा, वह पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम भर देती हूँ। मैंने कहा ये आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा रे क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। चुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार कर दिया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खुद देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, यह पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धमधम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था और मैं एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ चुन्नू, जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, हम तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देते हैं, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए जी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यों ज्यों मैंने उन्हें दिलासा दी, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुछ कुलक्षणे, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टाला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखा, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वे चुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते। सुना, अब तो ऐसा मत करना, सुनो अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वे चुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना। नहीं खर्च कर दिए? नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस और से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए हैं कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार फिर नहीं कहा। मैंने कहा कि यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 इकन्नी थी या 2 अन्नी और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्नियां कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। 2 अन्नी नहीं थी? हाँ। 2 अन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी, सच बताओ, कितनी इकन्नियां थी और कितना क्या था? पिता और पुत्र के दोनों की बात हो रही है। पिता उससे बार बार प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन बच्चा हाँ ना हाँ ना हाँ ना करता जा रहा है। अब पिता के सब्र का बांध टूटता प्रतीत हो रहा है। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो।
नहीं तो आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे अपने पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन है? दाई तरफ का वह चौराहे वाला। उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो अपने चाचा के को साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो दे दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, अब इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल कहाँ? समझाकर बात कर रहे हैं सो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? फिर उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया। आशुतोष के पिता के छोटे भाई का नाम था प्रकाश। उसको बुलाया, कहा, प्रकाश इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा, यानी कि विरोध करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीजें मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी बात की समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह 1 आध घंटा वहां बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंगों वाले के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं है, समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात हुई कि तुमसे बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक साथ ही न जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा। खैर उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया भी दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है।
न हो तो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने से को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा बात क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो। बुआ ने कहा बात क्या है, क्या बात है। मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियां रंग लेकर के फैलाती हैं। इस प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकार कर बोली इसमें वे कागज हैं जो तुमने मांगे थे और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या। बोली कि उस रोज भूल से पाजेब मेरे साथ चली गई थी। ये हुआ कहानी का पूरा अंत। ये हमने पूरी पढ़ी है कहानी। पाजेब जो बुआ ने पाजेब दी थी, वो माँ भी भूल गई कि मैंने दोनों पाजेब उतारी ही नहीं। पाजेब एक ही उतारी थी और एक ही उतार करके मैंने वहां पर रख दी थी। बच्चे से पूछा गया तो बच्चे के को भी कुछ मालूम नहीं है। वो कभी अपराध स्वीकार करता है, कभी नहीं स्वीकार करता है। हाँ ना में प्रत्युत्तर देते हुए जो जैनेंद्र ने कहानी लिखी है, शानदार कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित पाजेब कहानी। तो इस प्रकार अपने इस वीडियो में मैंने आपको पाजेब कहानी पढ़ करके सुनाई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लाभ आप जल्दी से जल्दी उठा सकें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।